Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. Students, today I am going to discuss about the sound waves, electromagnetic waves, light waves and their properties. अच्छा, साउंड वेव्स हमारे पास वो वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। दो तरह की वेव्स हैं। एक वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइक साउंड वेव्स हैं हमारे पास, और जैसे कि आपने देखा है वाटर में वेव प्रोड्यूस होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस होती हैं। इन सब को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मीडियम हो या ना हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आगे आएंगी, और उनका सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव्स में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम उन वेव्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी प्रोड्यूस होती हैं वाटर में या रिपल्स में, या फिर आपके पास रोप्स में, स्प्रिंग में। ये आपके पास रिपल टैंक में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। इनमें जो वेव्स हैं, सबसे पहली चीज़ वो है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उससे पहले मैं वेव की शेप्स आपको दिखा दूँ। दो तरह की शेप्स हैं ये वेव्स की, एक में आपको नज़र आ रहा है ट्रांसवर्स है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल है। डिफरेंस क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाइब्रेट कर रहे होते हैं। कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस फॉर्म करते हैं। वो पार्ट जहाँ पे पार्टिकल क्लोज हैं कॉम्प्रेशन है, वो पार्ट जहाँ पे पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट हैं वो रेयरफेक्शन है। इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव में जो पार्ट आप देख रहे हैं, जहाँ पे अपर पार्ट है ये वाला पार्ट, जिस वन इज़ अ कॉम्प्रेशन, ये वाला पार्ट आपका रेयरफेक्शन, सॉरी ये आपका क्रस्ट है और ये आपका ट्रफ है। इसमें ये पार्ट आपका कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन है। दो कंसेक्टिव कॉम्प्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। इसी तरह से दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। ट्रफ के दरमियान भी डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। या फिर आप एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलाकर भी उसको वेवलेंथ कह सकते हैं। वेवलेंथ आपके पास वो डिस्टेंस है, लेकिन टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू पास द वन वेव, एक वेव को पास होने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ़ वेव्स जो एक सेकंड में पास हो रही हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर आप देखें तो क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस इज़ अ एम्पलीट्यूड, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये वेवलेंथ है। एक वेव आपकी ये भी हो सकती है जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ शामिल हो, इसको भी आप एक वन वेव कह सकते हैं। और इसको पास होने में जो टाइम लगता है दैट इज़ टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है 1/t। ख्याल रखना पड़ेगा आपको यूनिट्स का। यूनिट्स हर्ट्ज़ में होने चाहिए फ्रीक्वेंसी के। अगर किलो मेगा हर्ट्ज़ में, तो जैसे मैंने ऊपर आपको प्रीफिक्सेस बताए थे, किलो 10⁻³ और मेगा 10⁻6 होता है, वो आपने यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लेना है। टाइम पीरियड अगर मिली सेकेंड्स में दिया, वो 10⁻³ होता है मिली, तो वहाँ भी आप इसको यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसके बारे में मैं अभी बताने लगा हूँ आपको, वेवलेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्पीड वो डिस्टेंस और वेव कवर करती है विद इन अ सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। एम्पलीट्यूड आपको पता चल चुका है। इनके दरमियान डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसवर्स वेव की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे लाइट में हमारे जो लाइट की वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके बिहेवियर को भी हम ट्रांसवर्स ही कहते हैं। वाटर में वेव प्रोड्यूस होती हैं, स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस होती हैं, ये भी ट्रांसवर्स ही हैं। क्रस्ट और ट्रफ पे बेस करते हैं, जबकि इसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है। और इसके एग्जांपल साउंड वेव्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जिससे क्वेश्चन लाजमी आता है, V = F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज़, वेवलेंथ के यूनिट मीटर्स और स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तब आप ये रिलेशन यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। जब हम बात करते हैं चीज़ों के, तो फॉर एग्जांपल जो वेव्स आपके पास हैं, वेव्स रिफ्लेक्ट भी होती हैं, वेव्स रिफ्रैक्ट भी होती हैं। रिफ्लेक्शन जिस तरह से हमारे पास क्या है, लाइट के बारे में भी रिफ्लेक्शन है और वेव्स का भी। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि वेव्स किस तरह से रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। तो ये वेव आप देख सकते हैं, दो मीडियम्स हैं, एक डीप वाटर है, एक शैलो वाटर है। डीप वाटर से वेव ट्रैवल करती हुई शैलो में एंटर हो रही हैं। तो जब ये शैलो में एंटर हो रही हैं, तो ये देखें, ये वेव फ्रंट्स कहलाते हैं इनके। ये लाइंस आपकी वेव फ्रंट्स होती हैं, इनको मार्क कर रहा हूँ मैं रेड कलर से। दीज आर द वेव फ्रंट्स, ये आपके वेव फ्रंट्स हैं। और ये जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ आपके पास ऑरेंज कलर से, ये इसकी डायरेक्शन है। अब ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही, बल्कि बैंड हो गई है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब आप सोचेंगे नॉर्मल यहाँ पे क्या लाइन है? नॉर्मल आपकी ये वाली लाइन है, ये लाइन आपकी नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल से इसका एंगल जो बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। और ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है वेव्स। और एक चीज़ और आप नोटिस कर लें तो वेवलेंथ भी कम हो गई है। क्यों कम हो गई? ये स्पीड कम हो जाती है। ये डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं तो इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। इसी तरह से अगर वो आपके पास डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही हैं, यानी शैलो से डीप वाटर में जा रही हैं,
तो आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज इसलिए हो जाती है कि स्पीड अप हो जाती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन में अगर आप देखें तो ये टकराने के बाद बिल्कुल उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पे जितना जितना एंगल ऑफ ये नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। डायफ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि डायफ्रैक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेवलेंथ के, अगर आपके पास ये मैं शो करता हूँ आपको, लाइक यू कैन सी दिस वन, ये आपके पास वेवलेंथ है, और ये देख लें ये गैप है। गैप जो है आपका वेवलेंथ के ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर गैप कम है वेवलेंथ से या इक्वल हो तो डायफ्रैक्शन बड़ी प्रोमिनेंट होती है, बेंडिंग होती है वेव्स की, लेकिन ख्याल रहे कि वेवलेंथ सेम रहती है। लेकिन अगर गैप आप देख रहे हैं जैसे इस केस में यहाँ पे ज़्यादा होने लगा है, तो अब डायफ्रैक्शन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, सिर्फ एजिस से वो बेंड हो रही है। एजिस का मतलब ये वाला पार्ट है, यहाँ से वो बेंड हुई है, बाकी उसके अलावा वो ये पार्ट बिल्कुल सीधा ट्रैवल कर गया है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास गैप जितना कम होगा, नैरो होगा, बेंडिंग उतनी ज़्यादा होती है। इस प्रॉपर्टी को डायफ्रैक्शन कहते हैं। डायफ्रैक्शन में जस्ट बेंडिंग ऑफ द वेव्स होती है, ऑब्स्टिकल्स की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है जी, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ अब लाइट के केस में, कि जिस तरह से आपके पास वेव्स या साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती हैं, लाइट भी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती है। इस केस में जब लाइट आप मिरर में देखते हैं, जो इमेज बनाती है सेम साइज़ का होता है, लेटरली इन्वर्ट होता है, आपका सेम डिस्टेंस पर होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये देखें, ये रेज आपके पास टकराने के बाद, आई एम गोइंग टू शो यू देयर, ये वेव जो है, जस्ट वेट, ये वेव देखें, वेव आपके पास ये आई है, टकराने के बाद यहाँ से ये बाउंस हो रही है। आपकी आइज़ बाउंस्ड रेज की डायरेक्शन में ऑब्जर्व करती है, और जहाँ पे ये बाउंस्ड रेज उसको मीट करती हुई नज़र आती हैं, वहाँ पे ये इमेज फॉर्म उसको, वहाँ पे आपकी आइज़ जो है वो इमेज को ऑब्ज़र्व कर रही होती है, लेकिन ये इमेज रियल इमेज नहीं होता, इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। ये आपका वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है जी, तो यू कैन सी दिस वन, ये आपके पास आइज़ बल्कि नीचे बनाई हुई है इन्होंने, यू कैन सी दिस वन। तो ये इमेज है जो आपको नज़र आता है, सेम डिस्टेंस होता है इसका, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज होता है। अगर आप कहें तो एक मैं बना के भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। ये आपके पास आइज़ है। ठीक है, इससे आपने दो रेज़ लेकर आनी होती हैं, और इन दो रेज़ को फाइनली आप ज्वाइन कर देते हैं ऑब्जेक्ट से। आइज़ की तरफ जो रेज़ जा रही हैं वो रिफ्लेक्टेड हैं, जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो इंसिडेंट होती हैं। यहाँ मिरर है, ये आपका मिरर है, इस मिरर पे आके टकरा रही हैं। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इस तरह से आपके पास ड्यू टू द रिफ्लेक्शन आपकी आई जो है वो ऑब्ज़र्व करती है इमेज को। लॉन्ग साइटेड आई, शॉर्ट साइटेड आई का मैंने आपको भेज चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, उससे इमेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आपको पेपर में मिल सकता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की या रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब वे मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं, दो बातें होती हैं। अगर तो वो डेंसर से लाइटर में एंटर हो रही हैं तो नॉर्मल से अवे हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि नॉर्मल से अवे हो रही हैं। यू कैन सी देयर कि ये आपके पास इसने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना था, लेकिन ये कहाँ चली गई है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे हो गई है। इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है कुछ पार्ट, लेकिन फिर भी याद रखिएगा अंदर भी आपका रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन सारा नहीं होता, इसलिए हम अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। ये देखें, इस ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम दे देते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपके पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कहते हो क्रिटिकल एंगल। ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 42 डिग्री है, तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 42 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, लेट सपोज 45 डिग्री हो जाता है, तो 45 डिग्री पर ये रे बाहर नहीं जाएगी बल्कि अंदर ही बाउंस कर जाएगी और सेम 45 डिग्री के एंगल पे करेगी। अब कोई भी रे बाहर इमर्ज नहीं हुई है, इसलिए इस फिनोमिना, इस पॉइंट पे हम कहते हैं क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है और लाइट डेंसर से लाइटर मीडियम में जा रही है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। फार्मूले की अगर हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के 3 फार्मूलाज हैं।
एक है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है साइन आई ओवर साइन आर, लेकिन ये जब होता है जब वेव लाइटर से डेंसर में जा रही हूँ। अगर डेंसर से लाइटर में आ रही हूँ तो फिर आपके पास फार्मूला साइन आर ओवर साइन आई हो जाता है। बड़ा एंगल हमेशा ऊपर आता है। अब अगर आप देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आपका 90 डिग्री का होता है उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो फार्मूला आपका बन जाएगा n इज़ इक्वल टू साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन c। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जिसमें क्रिटिकल एंगल दिया हुआ होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा, या फिर आपके पास क्रिटिकल एंगल फाइंड करना होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा साइन c ओवर 1/n। और c अगर आपने फाइंड करना हो भाई तो साइन का इन्वर्स कर लेना आप 1/n के साथ, ठीक है। तो आई होप ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन में जैसे आप देख रहे हैं ये रे ऑफ लाइट लाइटर से डेंसर में ट्रैवल कर रही थी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, लेकिन जैसे ही डेंसर से निकल के लाइटर में जाने की कोशिश कर रही है नॉर्मल से अवे हो गई है। तो इस केस में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूँगा और इस केस में मैं इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहूँगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा साइन आर ओवर साइन आई बनेगा, लेकिन इस पॉइंट के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है जी, आई होप दिस वन इज़ क्लियर। इमर्जिंग रे की डायरेक्शन देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो आपकी जो रे एंटर हुई थी शुरू में बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रे आपकी इमर्ज हो रही है। ठीक है, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, वी हैव टू फेस द टू टाइप्स ऑफ द लेंस। कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसमें से जब रेस पास करती हैं ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये लाइन जो मैंने पास की है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल रेज़ हैं। जो पैरेलल रेज़ हैं हमेशा जब भी कन्वर्जिंग लेंस से पास होती हैं एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं और उस पॉइंट को आप कहते हो प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसका फोकल लेंथ कहते हो। ये सब की डेफिनेशंस भी हैं जो अगर पूछी जाएँ तो आप इजीली बता सकते हो। आपके पास नॉर्मली इसका फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ इसकी रियल होती है। नॉर्मल आपके पास वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन कब एक ही केस में बनाता है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप अगर 2 भी याद रखेंगे तो बहुत होंगी। मसलन हर वो रे जो ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करेगी, और अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजर के लेंस से टकराती है तो याद रखिएगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो रेज़ बनती हैं नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल इमेज बनाता है क्योंकि रेज़ जाके मीट कर रही हैं, इन्वर्टेड बनाता है। लेकिन एक केस है जिसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल बनाता है, वो ये केस है। ये केस उस वक्त होता है जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान आ जाता है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इससे एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो जब प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो वो इस तरह से पास हुई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है वो इस तरह से गुजरी है कि अब ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं, आगे जाके मिलने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए जब आइज़ उस तरफ होती है तो ये रेज इनको पीछे मिलती हुई नज़र आती हैं। जिस पॉइंट पे ये रेज इनको नज़र आ रही हैं वहाँ पे आपको इमेज नज़र आता है, लेकिन फेक इमेज नज़र आता है। आप इसकी मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? साइज़ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं पर भी मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आ जाए तो या तो साइज़ ऑफ इमेज को साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दें, या फिर इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से, वी मीन्स इमेज डिस्टेंस, यू मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको डिवाइड करते हैं। आपको मैग्नीफिकेशन मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपकी इमेज का साइज़ कितने टाइम्स ग्रेटर है ऑब्जेक्ट के साइज़ से। ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा बैंडिंग वायलेट की होती है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फाइनली रेड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वायलेट की होती है। ये डिस्पर्जन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये ऑर्डर आपको लाजमी याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ की अगर आप देखें तो रेडियो की होती हैं, सबसे लो वेवलेंथ गैमा की होती हैं। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचेंगे तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गैमा रेज़ की है और सबसे कम रेडियो वेव्स की है।
ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ता है। इस ऑर्डर से रिलेटेड आपके पास टेबल आ जाता है जिसमें वैल्यू मिसिंग होती हैं। तो ये सेंटेंस इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे ऑर्डर याद करने का। आर फॉर रोमन मैन इन्वेंटेड वेरी अनयूजुअल एक्सरे गन। तो आर फॉर रेडियो वेव्स है, एम फॉर माइक्रो है, आई फॉर इंफ्रारेड है, वी फॉर विजिबल लाइट है, अनयूजुअल में यू अल्ट्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रेज, और जी फॉर गैमा। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे वो कोई सी भी हों, उन सब की स्पीड सेम होती है। उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। इनका बिहेवियर ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, ये सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इनके बारे में आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। साउंड वेव के बारे में जब हम बात करते हैं तो साउंड वेव भी हमारे पास साउंड वेव्स जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अच्छा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस भी याद होने चाहिए। कुछ यूजेस तो उन्होंने लिखे हुए ही हैं और कुछ यूजेस आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट 2 यूजेस आपको लाजमी याद होने चाहिए। साउंड वेव आपकी जब प्रोड्यूस होती हैं, इसकी एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा तो वो हमारे लिए ऑडिबल होगी। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हुई या फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुई तो फिर हमारे लिए वो वेव्स ऑडिबल नहीं होती, वो साउंड वेव्स हमें सुनाई नहीं देती। कंप्रेशन रेयरफेक्शन की वजह से वो प्रोड्यूस होती हैं। अल्ट्रासाउंड बेसिकली वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। जहाँ भी एको होता है, एक बात याद रखिएगा, जब हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड 2 तरीके से मेजर की जाती है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास एक सोर्स होता है। लेट्स सपोज वी हैव अ गन। यहाँ पे हमारे पास एक गन है, यहाँ पे स्टॉप वॉच है। इनके दरमियान डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ से फायर किया जाता है। जैसे ही फायर होता है आपके पास एक पफ निकलता है या लाइट निकलती है गन से। स्टॉप वॉच ऑन की जाती है और जैसे ही साउंड सुनाई दिया जाता है स्टॉप वॉच ऑफ करते हैं, टाइम नोट कर लिया जाता है। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। फार्मूला यूज़ करके आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड एको मेथड है। स्पीड अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड में होती है। पार्टिकल ऑलरेडी क्लोज होते हैं और ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ये 5000 है अप्रॉक्सीमेट, लिक्विड में 1400 या 1500 है, गैसेस में 330 मीटर पर सेकेंड है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि क्या रीज़न है। जहाँ पर पार्टिकल्स पहले से क्लोज होंगे वहाँ की स्पीड भी ज़्यादा होगी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, द सेकेंड थिंग इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पास एको मेथड होता है। एको मेथड में आपके पास ये साउंड है, ये ट्रैवल करता है, टकरा के वापस आता है। जितना डिस्टेंस फॉरवर्ड कवर किया उतना डिस्टेंस बैकवर्ड कवर किया। जहाँ भी एको होगा, याद रखना, जहाँ भी एको होगा फार्मूला होगा 2D/T। टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 2D। स्पीड आपके पास v है, t है टाइम है जो उसको मूव करने में लगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करके आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। पानी में अगर आप एको सेंड कर रहे हैं, वाटर में वो नीचे जाती हैं वापस आती हैं, तो आप डेप्थ फाइंड कर सकते हैं कि वाटर की डेप्थ कितनी है। आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प आउट करता है। आई होप गाइज दिस वन विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।